जहां भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेचैन हैं, अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन की तरफ उड़ान भर रहे हैं, सबसे पावरफुल रॉकेट को कामयाबी के साथ लॉन्च कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भारत में अपने आतंकवादी लॉन्च करने में जुटा हुआ है। कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ के जरिए तो कभी कश्मीर के अंदर सेना और सुरक्षा बलों के कैंप्स पर प्लान बनाकर हमला करने के जरिए। लेकिन भारत के वीर जवान पाकिस्तान के आतंकवादियों का खूनी प्लान किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करने आए 4 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। ये चारों आतंकवादी पाकिस्तान के इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के थे, जो सीआरपीएफ के कैंप पर आधी रात को पूरी तैयारी के साथ आत्मघाती हमला करने के लिए आए थे। इनके पास भारी तादाद में हथियार, काफी मात्रा में राशन, जिससे पता चलता है कि यह सीआरपीएफ के कैंप को लंबे वक्त तक सीज करके और व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के खूनी प्लान के साथ आए थे। यह करीब करीब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पिछले साल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया था, जब हमारे 19 जवान यहां शहीद हो गए थे। लेकिन इस बार हमारे जवानों ने इन आतंकवादियों के हाथ कोई मौका लगने ही नहीं दिया। भारत माता की जय करते इन जवानों की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। कश्मीर में आतंक से लड़ते सभी सुरक्षा बलों को गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूनी साजिश को सफल नहीं होने दिया। क्योंकि अगर बांदीपुरा के सुंबल में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कैंप में ये आतंकवादी घुस जाते तो फिर से एक उड़ी हो सकता था। हम पहुंचे हैं सुंबल में। इसके कुछ ही किलोमीटर दूर आज सुबह 45 बटालियन सीआरपीएफ कैंप पे अटैक हुआ था, जिसमें काफी वेपन्स रिकवर हुए और 4 मिलिटेंट्स को भी मार गिराया। लेकिन उससे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन आ रही है पुलिस सूत्रों से, जो अटेम्प्ट था वो ये था कि उरी फिर से रिक्रिएट हो, कि वेंटेज पॉइंट जो मेन पॉइंट है उस कैंप के उसको होल्ड करके अंदर जाएंगे, जिससे कैंप पे काफी खतरा हो सकता था। बांदीपुरा में सीआरपीएफ के जवानों ने उन चारों आतंकवादियों को मार गिराया, जो आज सुबह 3:30 बजे के करीब वैसे ही खूनी प्लान के साथ आए थे, जैसा कि पिछले साल 18 सितंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय सेना के उड़ी कैंप में किया गया था। उड़ी में थे 4 आतंकवादी। सुबह के वक्त ही हमला किया था। 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंककर सेना के कैंप में आग लगा दी थी, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। इस बार भी वो यही करने वाले थे, लेकिन जवानों ने इस बार कोई मौका नहीं दिया। जो फदाइन अटैक हुआ है ये काफी सीरियस अटैक था। इनका एम ये था कि कैंप के अंदर घुस जाएं और उसके बाद वहां पे जाके मतलब पूरा कोशिश करें कि जितने भी हम सीआरपीएफ जवानों को मार सकते हैं। अभी मैं ग्राउंड में गया था, वहां से जो मैं देख के आया हूं उससे मुझे ये लगा कि मिलिटेंट 4 थे और 2 पीछे थे, और पहले 2 आगे आए। उन्होंने जब अटेम्प्ट हुआ तो हमारे सीआरपीएफ के 2 संतरी थे, उन्होंने एंगेज किया, उसमें वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। उसके बाद 2 और आए मिलिटेंट, उनको भी एंगेज किया। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे संतरी थे वहां पे, जवान थे वहां पे, और उसके बाद जो उनके ऑफिसर्स जो असिस्टेंट कमांडेंट्स थे वहां पे, वो भी आ गए और उन्होंने आने के बाद इनको एंगेज किया और 4 मिलिटेंट्स को, जो कि फदाइन थे, सुसाइड अटैकर्स थे, मार दिया। सुंबल हमले में आतंकवादी बड़े प्लान के साथ आए थे। सुबह 3:30 बजे के करीब हमला, संतरी पर गोली चलाकर कैंप के अंदर घुसने की कोशिश, AK-47 बंदूक, ग्रेनेड लॉन्चर, पेट्रोल बम और ड्राई राशन भी था। मतलब साफ था कि वो कैंप को सीज करने और ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के प्लान में थे। उनके पास सामान भी था, AK-47 थे, ग्रेनेड भी फेंके उन्होंने, उसके बाद अच्छा भला एम्युनिशन भी था उनके पास, और एक्सक्यूज मी, और उसके बाद उनके पास पेट्रोल के वो कैंस थे। तो ऐसे लगता है कि अंदर जाने के बाद उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो आग लगाएं और उसके बाद जब कंफ्यूजन हो तो अपना फायरिंग करें। कैंस थे उनके पास, 3-4 कैंस जो हमें बताया गया वहां पे उनके पास थे। तो बेसिकली ये काफी हेविली आर्म्ड थे, ट्रेन्ड, मोटिवेटेड थे। जो आए हैं सुसाइडर हैं, तो उनको मार गिराना और हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं सारे का सारा जो क्रेडिट है, जो हमारे जवान हैं ग्राउंड में थे उस वक्त सुंबल में, वो और जो वहां पे ऑफिसर अवेलेबल थे, असिस्टेंट कमांडेंट्स, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको रिटेलिएट किया। आज सीआरपीएफ कैंप के जवानों ने आतंकियों की हलचल को पहले ही पकड़ लिया।
चारों तरफ से घिरे आतंकियों ने 24 से ज्यादा ग्रेनेड फेंके, लेकिन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए चारों आतंकवादियों और इनके खूनी प्लान को ढेर कर दिया। Since there was a failed suicidal attack, so as a precaution we have alerted every security camp all across the valley to remain on highest vigil. ये उस सीआरपीएफ की उस बटालियन का कैंप है जिससे चेतन चीता जैसे देश के वीर जुड़े हैं, जिन्हें आतंकियों से लड़ते हुए 9 गोलियां लगी थी, 2 महीने तक कोमा में रहे थे, दाईं आंख गंवा दी, फिर भी मौत को मात देकर साहस की सबसे बड़ी मिसाल बनी। आज चीता की बटालियन के जवानों ने भारत माता की जय के साथ आतंक को फिर मात दी। श्रीनगर से पूजा शाली और अशरफ वाणी, दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लियर मैसेज है कि अब उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है ताकि वो अपने फदाइन साजिश से खून बहा सके। इन आतंकवादियों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान को भी आज कूटनीतिक तौर पर सीधा सीधा जवाब मिला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह जवाब दिया है। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ही नहीं चीन से भी सीधी बात की है। चीन को कश्मीर से दूर रहने और पाकिस्तान को आतंक से दूर रहने की 2 टूक बात सुषमा स्वराज ने आज कह दी है। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है उस पर कोई एतराज नहीं है। सवाल यह है कि कनेक्टिविटी के प्रिंसिपल्स क्या हो, सिद्धांत क्या हो। क्या वो कंसल्टेशन के साथ बना है? क्या उसमें किसी की सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही? क्या वो वाकई रिस्पॉन्सिबल है? इस तरह के कुछ सिद्धांत हैं जो हमने ओबोर के समय रखे। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि जब बीआरएफ की मीटिंग हुई तो बहुत से देशों ने इन्हीं चिंताओं को, इन्हीं सिद्धांतों को अपनी अपनी भाषा में वहां रखा है। मुझे लगता है कि इसलिए चाइना भी दोबारा सोचने को मजबूर होगा। और जहां तक सीपीईसी का सवाल है, वो सीधे सीधे हमारे सार्वभौमिकता से, हमारी सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हम 10 बार कह चुके हैं। हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और वहां से एक टुकड़ा इस सड़क का गुजरे, ये हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है, जिसका पूरा विरोध हमने वहां किया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी, किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। ये 3 स्तंभ हैं। और मैं कहना चाहूंगी विनीता, आपके माध्यम से बाकी मीडिया को, कि अगर हमारी पूरी 3 वर्षों की नीति पाकिस्तान के प्रति जो हुई है, जिसे उतार चढ़ाव कहते हैं, मैं भी उतार चढ़ाव ही कहती हूं, अगर आप इन तीनों पर उसको जांचेंगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। कोई नहीं सोच सकता था कि मोदी जी की सरकार में और मोदी जी के व्यक्तित्व को जानते हुए कि वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक बुलावे पे काबुल से उड़ के लाहौर चले जाएंगे। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि ऐसी चीजें याद रहती हैं, ये जेस्चर्स ऑफ गुडविल हैं, मैं इनको भी लेकर आगे जाऊं। लेकिन उसके बाद क्या मिला 1 सप्ताह के अंदर? पठानकोट। और अभी पूछा पठानकोट एयरबेस के बारे में कि वो क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। आपने शब्द इस्तेमाल किया, इन्वेस्टिगेशन अटकी हुई है। हाँ, अटकी हुई है। उन्होंने कहा जेआईटी भेजें, आप सहयोग करेंगे। उन्होंने जेआईटी भेजी, हमने सहयोग किया। लेकिन उसके बाद क्या? तो हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड नहीं जा रहे। हमने 3 कसौटियां तय कर दी पाकिस्तान से अपने रिश्ते तय करने के लिए, और उन तीनों पर लगातार जो घटना घटी और जो हमारा रिएक्शन हुआ उसको जांचिए। वो इन तीनों में से न किसी एक के साथ जुड़ी हुई आपको मिलेगी। इसलिए कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है, कोई 1 स्टेप बैकवर्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड नहीं है। सुषमा स्वराज ने यह भी साफ कर दिया कि शंघाई सहयोग संगठन की 8 जून को होने वाली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई प्लान हमारा नहीं है। भारत की सीधी बात और सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए नहीं रही, बल्कि पेरिस डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सुषमा स्वराज ने सीधा जवाब दिया है। ट्रंप शुक्रवार को चीन और भारत को कोसते हुए पर्यावरण रक्षा के लिए हुई पेरिस डील से हट गए थे और उन्होंने ये कहा था कि पेरिस डील करने के लिए बदले में बड़े देशों से भारत ने अरबों डॉलर्स लिए हैं।
पर्यावरण की रक्षा, नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा। आज भी गांव में जाइए, लोग पीपल को सींचते हैं, हम वनस्पति को प्रणाम करते हैं। ये इंडियन इथॉस है, ये भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिए कोई ये कहे कि हमने किसी के पैसे के लालच में आकर के पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए, या कोई ये कहे कि हमने दबाव में आकर कर दिए, मैं इस दोनों आरोपों को सिरे से खारिज करती हूं और ये कहती हूं कि हमने ये हस्ताक्षर केवल अपनी कमिटमेंट के कारण किए, इसलिए अमेरिका उसमें रहे या ना रहे, भारत उसमें बना रहेगा। खबरदार में यहां पर हम रुक रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए। लौट कर जब आएंगे तो 48 डिग्री तापमान पर दिल्ली में हाई फाई गर्मी के हॉटस्पॉट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह खबर आपका दिमाग। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी पृथ्वी पर बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता और चिंतन करने का दिन। आज पर्यावरण दिवस की खबर दिखाने के हमारे पास दो तरीके थे। पहला तो ये कि हम पर्यावरण पर आपको आंकड़ों की तगड़ी डोज देते, और दूसरा तरीका ये था हमारे पास कि पर्यावरण दिवस पर हम आपको बिगड़ते हुए पर्यावरण की सच्चाई दिखाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते। तो हमने दूसरा तरीका चुना है। तो खबरदार में अब हम पर्यावरण से खिलवाड़ के चलते हीट आइलैंड बन चुकी दिल्ली की भेजा फ्राई कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिमाग पर आप बिल्कुल ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि आपके मन में उठ रहे हीट आइलैंड से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको बेहद आसान भाषा में समझा देंगे। हीट आइलैंड को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है गर्म द्वीप, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ से इसका असली मतलब पता ही नहीं चलता। मौसम विज्ञान की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड शहरों के उन इलाकों को कहा जाता है जहां का तापमान उसके आसपास के इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी अर्बन हीट आइलैंड में रहने वाले लोगों को आसपास के इलाकों के मुकाबले गर्मी का ज्यादा एहसास होता है। मुख्य तौर पर ट्रैफिक, कंक्रीट की इमारतें और जनसंख्या जैसे फैक्टर्स किसी शहर में अर्बन हीट आइलैंड बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर अर्बन हीट आइलैंड के उदाहरण हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जिन्हें हीट आइलैंड कहा जा सकता है। दिल्ली के ऐसे ही कुछ अर्बन हीट आइलैंड से आज तक की टीमों ने 48 डिग्री तापमान के बीच गर्मा गर्म ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और दिल्ली में जगह जगह बने हीट आइलैंड्स पर सामान्य से कई डिग्री ज्यादा गर्मी को हमारे संवाददाताओं ने महसूस किया है। देखिए। पिछले 2 दिन से दिल्ली समेत आधे से ज्यादा उत्तर भारत के लोग खुद को गर्म हवा के चेंबर में बंद कैदियों की तरह महसूस कर रहे हैं। दिल्ली तो 48 डिग्री का टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। तो इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे अब। बिल्कुल बहुत ज्यादा है गर्मी, चंडीगढ़ के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा है। घूमने के व्यू से आए लेकिन उतने ढंग से घूम नहीं पा रहे। हाँ, जिस तरह से हमने सोचा था उससे ज्यादा ही परेशानी होने लगी है। सवारी नहीं है, गर्मी की वजह से नहीं निकल रही, बिल्कुल भी काम ही नहीं है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, मैं यही कहूँगी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। दिल्ली की इस प्रचंड गर्मी की वजह जानने के लिए जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो पता चला कि दिल्ली तो हीट आइलैंड्स का हॉटस्पॉट बन चुकी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में कम से कम 25 से 30 हीट आइलैंड हैं जहां का तापमान आसपास के इलाकों से ज्यादा होता है। दिल्ली के हीट आइलैंड्स में लोगों को आसपास के इलाकों के मुकाबले गर्मी का ज्यादा एहसास होता है। आमतौर पर हीट आइलैंड्स में सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री ज्यादा गर्मी महसूस होती है।
दिल्ली में कम से कम 25-30 इसमें हीट आइलैंड की पोजीशंस हम लोगों ने मार्क करी हैं, जहां पर न सिर्फ हीट बल्कि वहां पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। और ये हीट आइलैंड्स वो पॉकेट्स हैं जहां पर वहां के रहने वालों को एक ये फील होता है कि यदि टेम्परेचर 45 भी है तो वो फील करते हैं 47 और 48 का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ विंड को फ्लो होने की जगह नहीं मिलती है, हीट को डिसिपेट होने की जगह नहीं मिलती है। इसके कारण ही वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होता है। ऐसी पॉकेट्स में जो महसूस की जाती है गर्मी, वो निश्चित ही सामान्य से जो सामान्य रिकॉर्ड किया है उससे लगभग 1 से 1.5 डिग्री ज़्यादा मिलता है। हीट आइलैंड बनने की सबसे बड़ी वजह आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सड़क और इमारतों जैसे स्ट्रक्चर दिन के वक्त गर्मी को सोखते हैं और फिर रात के वक्त जब तापमान कम होता है तो गर्म हुई इमारतों और सड़कें तापमान को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा ऐसे शहरी इलाकों में जहां एयर कंडीशनरों का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो हीट आइलैंड ज्यादा बनते हैं। जिन इलाकों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है वो इलाके भी हीट आइलैंड में तब्दील हो जाते हैं। 2 चीज़ें इसमें प्रमुखता से बताई जाती हैं। एक तो यह है कि जो विंड चल रही है बहुत ही कम विंड है और इसकी डायरेक्शन वेस्टर्ली है, ऑलमोस्ट वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होती है। तो जो राजस्थान और उसके आसपास की जो गर्मी है उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर विंड ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है, लेकिन देखिए पिछले 2 दिनों में लगभग न के बराबर विंड्स थी, तो उसमें इसके कारण ये टेम्परेचर राइज हुआ है। दिल्ली का दिल माना जाने वाला कनॉट प्लेस दिल्ली में हीट आइलैंड का हॉट स्पॉट है, जिसकी तपिश आज तक ने भी महसूस की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आसपास के इलाकों के मुकाबले कनॉट प्लेस में गर्मी हमेशा ही 3 से 5 डिग्री ज्यादा महसूस होती है। कनॉट प्लेस वैसे तो दिल्ली के दिल के नाम से मशहूर है, लेकिन इस दिल का पारा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट है CSIR, NPC और IMD की जो ये बताती है कि गर्मी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म की पड़ती है और पारा जो है हर इलाके का अलग अलग तरह से बढ़ता है। और कनॉट प्लेस भी इसीलिए अब हीट आइलैंड बन गया है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी जब पड़ती है तो दिल्ली के दूसरे इलाकों से करीबन 3 से 5 डिग्री ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगर आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं तो आपको 5 डिग्री तक ज्यादा गर्मी लगेगी। मतलब ये कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस अपने आसपास के मुकाबले गर्मी से ज्यादा जलता है। हालांकि कनॉट प्लेस तो एक इलाका है, दिल्ली में कम से कम 25 ऐसी जगहें हैं जिन्हें मौसम वैज्ञानिक हीट आइलैंड का दर्जा देते हैं। इंडिया गेट एक ऐसा इलाका है जहां पर रोजाना ही लाखों पर्यटक आते हैं, लिहाजा लाखों गाड़ियां भी आती है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको रोजाना ही यहां से लाखों गाड़ियां 24 घंटे आपको गाड़ियां यहां से गुजरती हुई दिखाई देगी। इन गाड़ियों के आने के कारण ही यहां पर हीट पैदा होती है, जिसके कारण मौसम वैज्ञानिकों ने इस इलाके को अर्बन हीट आइलैंड करार दिया है। ऐसा नहीं है कि हीट आइलैंड में सिर्फ गर्मी का ही एहसास ज्यादा होता है, पर्यावरण पर भी इसके खतरे कम नहीं हैं। हीट आइलैंड बन चुकी जगह पर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है, हवा और पानी में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। हीट आइलैंड बन चुकी जगह में गर्म हवा यानी लू का प्रकोप भी ज्यादा होता है। अगर ये कहा जाए कि हीट आइलैंड बन चुकी जगह लोगों को गैस चेंबर में होने का एहसास करवाती है तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे कि किसी भी तरीके से प्रदूषण पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन आपके जाना पड़ेगा, और जो उपयोग अभी हो रहा है एसी का उपयोग और ये हो रहा है इसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कमरे के अंदर गर्मी है और वहाँ आप एसी यूज़ करते हैं तो उसकी गर्मी तो बाहर निकलती है, तो पूरे एनवायरनमेंट को एसी का जो निकली हुई जो गर्म हवा है वो भी उसको प्रभावित करती हैं। दिल्ली ही नहीं, प्रदेश के कई छोटे बड़े शहरों में हीट आइलैंड्स की संख्या बढ़ती जा रही है और ये कोई कुदरती आपदा नहीं है बल्कि मानव निर्मित मुसीबत है जिससे निपटना हमारी ही जिम्मेदारी है। वरना अभी तो हर शहर में कुछ कुछ इलाके ही हीट आइलैंड बने हैं। आने वाले वक्त में पूरे शहर के शहर हीट आइलैंड बन जाएंगे। रोशनी ठोकने के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। दिल्ली में तैयार होते हीट आइलैंड की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली। जाहिर है अगर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में पूरी की पूरी दिल्ली ही हीट आइलैंड बन जाएगी। लेकिन परेशानी यह है
कि दिल्ली को हीट आइलैंड बनने से बचाने के लिए न तो सिस्टम सोचता है और न ही दिल्ली वाले। ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25 मई तक दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों की तादाद 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। मतलब दिल्ली में प्रति 2 नागरिकों पर औसतन 1 वाहन रजिस्टर्ड है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड कारों की तादाद 31,000-32,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि दिल्ली में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और 2 व्हीलर्स की संख्या 66,48,000 से ज्यादा है, जो वाहनों से होने वाले प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड मालवाहक वाहनों की तादाद भी 2.25 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में 35,000 से ज्यादा बसें, 31,000 से ज्यादा ई रिक्शा, करीब 2.25 लाख मोटर कैब्स चल रही हैं। तो ये तो तब है जब दिल्ली में 15 साल से ज्यादा कार, बाइक, बस और ट्रकों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि आंकड़े सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों के हैं, जबकि दिल्ली में रोजाना लाखों वाहन पड़ोसी राज्यों से भी आते हैं। अब आप खुद ये अंदाजा लगाइए कि करोड़ों वाहनों की भीड़ में दिल्ली हीट आइलैंड नहीं बनेगी तो क्या स्विट्जरलैंड बनेगी। खबरदार में अब हम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की भारी भरकम कामयाबी का पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज इसरो ने दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, जो 4000 किलो वजनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की काबिलियत रखते हैं। आज शाम 5:28 पर GSLV मार्क 3 कम ऊंचाई वाले धरती के ऑर्बिट तक 8 टन वजन तक ले जाने की ताकत रखता है, और इसलिए अंतरिक्ष में इंसान भेजने के मिशन में लगे इसरो के लिए GSLV मार्क 3 बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। GSLV मार्क 3 की कामयाबी के साथ भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम वाला दुनिया का चौथा देश बनने के करीब पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, GSLV मार्क 3 को बनाने में इसरो ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का सहारा लिया है। अपने भारी भरकम वजन और काबिलियत के दम पर GSLV मार्क 3 ने इसरो से फैट बॉय की उपाधि हासिल कर ली है। GSLV मार्क 3 रॉकेट की खासियतें इसरो के सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस को कैसे चार चांद लगा देंगी, आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आज तक के असर की। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन रोमियो ने घंटे भर के अंदर अपना असर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के DGP ने उन पुलिस वालों की पूरी रिपोर्ट मांगी है जो आज तक के कैमरे में कैद हुए हैं। सुलखान सिंह ने ये रिपोर्ट मांगी है। आज तक ने खुलासा किया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड के कुछ पुलिस वाले पैसे लेकर मासूम और निर्दोष लोगों को फर्जी मामलों में फंसाने का काम करते हैं। आज तक ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया तो इस स्टिंग ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पुलिस वाले फंसे, और अब DGP सुलखान सिंह इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे। इनकी पूरी लिस्ट DGP ने मांगी है। तो आज तक की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।